हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग इस वीडियो में फाइनली अपना न्यूटन का सेकंड लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने मोमेंटम के बारे में बात करी थी और मोमेंटम पे जो 1D वाले प्रॉब्लम होते हैं, 2D वाले प्रॉब्लम होते हैं, उसको हमने हैंडल किया था। तो एक बार आप वो वीडियो देख कर आओ तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर पहली बार ये देख रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, मैं इसके अंदर फिर से करा दूँगा। तो आज हमें डील करना है न्यूटन का सेकंड लॉ। तो बेटा न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली proportional to the external unbalanced force। यानी कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो सिर्फ आपको फोर्स के नेचर के बारे में बताता है कि फोर्स का काम होता है किसी भी बॉडी का स्टेट चेंज करना, रेस्ट से मोशन में लाना, मोशन से रेस्ट में लाना। लेकिन जो सेकंड लॉ है वो उसको क्वांटिफाई करता है। यानी कि सेकंड लॉ हमें क्वांटिटेटिव या ऐसे बोलूं क्वांटिफाई द फोर्स, यानी इस फोर्स को नापने का तरीका बताता है कि कितना फोर्स है ना। क्वांटिटी उसकी कैसे बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, है ना। तो पहले इसमें इसको देखो, चेंज ऑफ मोमेंटम। बेटा चेंज ऑफ मोमेंटम तो हम पढ़कर आ गए हैं, डेल्टा पी। नहीं है तो कोई भी नहीं बेटा, किसी भी चीज़ का चेंज निकालना होता है तो फाइनल माइनस इनिशियल, और चेंज को लिखने का तरीका डेल्टा होता है। अब रेट का मतलब होता है बेटा टाइम से डिवाइड करना। तो न्यूटन का सेकंड लॉ कुछ ऐसा बनेगा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। भाई ऊपर है चेंज इन मोमेंटम, नीचे टाइम से डिवाइड करा है, तो ये बन गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इस प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो यहाँ पर कांस्टेंट k आएगा, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। बेटा ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से देखा गया 1 आती है, हमें इसमें ज़्यादा नहीं जाना है। तो हमारे पास फॉर्मूला आता है F बराबर डेल्टा p अपॉन में डेल्टा t। तो न्यूटन का सेकंड लॉ हमें फोर्स की ये डेफिनेशन बताता है। क्लास 9th के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा F बराबर m/a, वो भी होता है लेकिन बेटा वो किसी स्पेशल कंडीशन में होता है। ओरिजिनल फार्मूला यही है, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। अब मुझे बताओ, डेल्टा p इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑब्वियस सी बात है, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। एरो लगा दिया। अब जो डायरेक्शन डेल्टा p की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, फोर्स की होगी, सिंपल। अब इसकी यूनिट कैसे लिखोगे बेटा, kg मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम हो गया, और नीचे एक बार टाइम से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा kg मीटर पर सेकेंड, सिंपल। अगर मैं फोर्स का डायमेंशन पूछ लूँ तो मोमेंटम का डायमेंशन हमने याद करा था m l t-1 और नीचे t, तो ये वाला t ऊपर जाएगा तो m l t-2। इस तरीके से हमारे पास फोर्स का डायमेंशन भी आ गया, m l t-2, सिंपल है। और बेटा ये जो फोर्स मैंने लिखा है ना, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, मैं इसको यहाँ बनाता हूँ। तो F बराबर डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, इसको बोलते हैं बेटा एवरेज फोर्स, है ना। डेल्टा p अपॉन डेल्टा t क्या होता है, एवरेज फोर्स। अगर मैं डेल्टा t को बहुत 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 छोटा कर दूं, इतना छोटा कर दूं कि टाइम का गैप ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, तो हमें पता है अब ये F बन जाएगा dp अपॉन dt, और इसको बोलेंगे हम लोग बेटा इंस्टैंटेनियस फोर्स। तो अगर आपसे सवाल के अंदर एवरेज फोर्स पूछेगा तो आप डेल्टा p अपॉन डेल्टा t का इस्तेमाल करोगे। अगर आपसे इंस्टेंटेनियस फोर्स पूछेगा तो आप F बराबर dp अपॉन dt, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस तरीके से करेंगे। तो न्यूटन के सेकंड लॉ का हमने कुछ इस तरीके से एनालिसिस करा है, ठीक है। ये तो जस्ट अभी हमने इसका ओवरव्यू लिया है
क्या कहना चाह रहा था मैथमेटिकल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बेटा हमें याद रखना है फोर्स का। चलो आगे बढ़ते हैं ज़रा और इसके अंदर देखते हैं। अब न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से फोर्स का फॉर्मूला हो गया F बराबर dP अपॉन dt, है ना। मैं इसको वेक्टर फॉर्म में भी करके कर सकता हूँ। ये हो गया F, ये हो गया। बेटा ध्यान रखना ये एरो सिर्फ P के ऊपर है क्योंकि मोमेंटम ही वेक्टर है। अब मुझे बताओ बच्चों, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? सर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू में वेलोसिटी, इस तरीके से, सही है। यानी कि अब मुझे क्या करना है, मास और वेलोसिटी दोनों को डिफरेंशिएट करना है। बेटा याद रखना, आज से पहले आपने यही पढ़ा होगा कि मास हमेशा कांस्टेंट होता है, ऐसा नहीं है। मास बदलता भी है। क्लास 12th के अंदर जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे तो वहाँ समझोगे कि मास को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि बेटा यहाँ पर मास और वेलोसिटी दोनों चेंज हो सकते हैं, सही बात है सर। तो अगर ये दोनों चेंज हो सकते हैं तो दो चेंजिंग वेरिएबल्स का डिफरेंशिएशन करने के लिए बेटा हम लोग यूवी रूल का इस्तेमाल करते हैं, है ना, यूवी। अब करना कैसे है, तो एक बार u को लिखना है, इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, डिफरेंशिएट करना है इसके पड़ोसी को dv को, फिर प्लस। अब dv को कर दिया, अब v को कांस्टेंट करो और u का डिफरेंशिएशन। ये है बेटा हमारा यूवी रूल। बहुत जगह काम में आएगा इसलिए मैंने इसको यहीं पर लिख दिया है। तो मैं यहाँ पर यूवी रूल लगाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। F बराबर एक बार m को कांस्टेंट करेंगे तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, प्लस एक बार वेलोसिटी को कांस्टेंट करेंगे तो मास का डिफरेंशिएशन। तो बेटा यहाँ से dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसी को तो बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन, प्लस v dm बाई dt। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, जैसे ये अभी रुक जाओ एक सेकंड, इसको हटा लेने दो। ये वैसे आपका ओरिजिनल फोर्स का फॉर्मूला ये है, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है। तो क्लास 9th के बच्चे बेटा ध्यान से, है ना, आप लोगों ने क्लास 9th के अंदर गलत नहीं पढ़ा था, बस आप लोगों ने अधूरी बात पढ़ी थी। कंप्लीट ये है। यहाँ से हम लोग बेटा बोलेंगे कि इफ़ मास इज कांस्टेंट, है ना, मैंने शर्त ये रख दी कि मास कांस्टेंट है, तो इसमें कौन सा डिफरेंशिएशन ज़ीरो होगा? सर ये वाला, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है, यानी कि dm बाई dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? ज़ीरो। तो मेरे पास फोर्स बराबर आएगा m dv अपॉन में dt। यहाँ से F बराबर क्या निकल कर आएगा बेटा? मास इनटू में एक्सेलरेशन। मतलब हम लोगों ने 9th क्लास के अंदर गलत नहीं पढ़ा था, बस अधूरा पढ़ा था। तो आपसे अगर कोई पूछे कि फोर्स का फॉर्मूला m इंटू ए होता है, बोलना नहीं नहीं नहीं, फोर्स का फॉर्मूला तो dp अपॉन dt होता है। इसमें जब हम मास को कांस्टेंट करते हैं तो ये फॉर्मूला आता है। तो सर मेरे पास एक सवाल आ रहा है कि अगर मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दूं, बेटा वेलोसिटी को कांस्टेंट करोगे तो dv बाई dt जीरो हो जाएगा, तो फोर्स बराबर निकल कर आएगा v dm अपॉन में dt। अब ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है वेरिएबल मास में, जहाँ पर मास लगातार बदल रहा होगा। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि मास बदल जाए? बेटा मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल रॉकेट प्रपल्शन, इसको हम लोग अलग से देखेंगे। रॉकेट प्रपल्शन के अंदर रॉकेट में जो गैस होती है लगातार बर्न होती है, लगातार बर्न होती है तो वो गैस का मास कम होने लग जाएगा। वो गैस का मास कम होने लगेगा, इसलिए रॉकेट पे ऊपर की तरफ एक अपथ्रस्ट फोर्स लगता है। टेंशन मतलब ऐसा मत सोचो कि मैं यही पढ़ा दिया, मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि रॉकेट प्रपल्शन के अंदर जो गैस का मास होता है वो लगातार बदलता रहता है, तो उसमें फोर्स का फॉर्मूला ये पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर dm बाई dt को पहचान लो बेटा। dm बाई dt का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, और इसकी यूनिट होती है ऊपर kg, नीचे आता है सेकंड। तो हमें तो अभी तो फिलहाल इस फॉर्मूले पे कमांड करनी है, इसके लिए हम अलग से रॉकेट प्रपल्शन देखेंगे। और भी कुछ सवाल होते हैं, जैसे कोई गाड़ी जा रही है
ऊपर कंटेनर है, उसमें से रेत नीचे की तरफ जा रही है, या गाड़ी में से रेत निकल रही है, सारे टाइप के सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। या किसी हाइट से मैंने चेन को छोड़ दिया तो चेन नीचे की तरफ आती जाएगी तो लपटती जाएगी ना, तो वो सारे सवाल हम देखेंगे वेरिएबल मास सिस्टम के अंदर, है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा ये वाला फोर्स का फॉर्मूला कहाँ से आया और ये वाला, दोनों को इस्तेमाल कब करना है ये ध्यान समझ लेना। मास कांस्टेंट में ये वाला और वेलोसिटी कांस्टेंट में ये वाला, यानी इसमें मास बदलेगा, इसमें मास कांस्टेंट रहेगा। ठीक है सर, ये भी हमें क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जरा हम लोग एक पैरामीटर की और बात कर लेते हैं बेटा। जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है इम्पल्स। इम्पल्स बेटा, इम्पल्स को हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो इम्पल्स को हमें दो तरीके से समझना है। पहला, व्हेन ए फोर्स एक्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, अगर कोई भी फोर्स बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए लगती है तो हम लोग बोलेंगे इम्पल्स जनरेट हुआ है, इम्पल्स इज जनरेटेड। ये ध्यान रखना, इम्पल्स फोर्स ही है लेकिन ऐसी फोर्स जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जनरेट होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स। यानी अगर मुझे इसका ग्राफ दिखाना हो, ध्यान देखना बेटा, ये है फोर्स, ये है टाइम, देखो एकदम से उठा नीचे आ गया, यानी कि ये टाइम चेक करो भाई, यहाँ से यहाँ से ये जो मेरा डेल्टा टी है ये बहुत छोटा है, इस छोटे से टाइम में जो एकदम से फोर्स लगी है इसी को हम लोग बोलेंगे बेटा इम्पल्स। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट बेटा, एक बात याद रखना, अगर कोई भी फोर्स बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लगती है तो इम्पल्स जनरेट होगा। इम्पल्स जनरेट होगा तो बेटा देखो मैं क्या लिखना जा रहा हूँ, ड्यू टू फोर्स। अब मुझे बताओ, अगर मैंने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया तो बेटा उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा यार, एक बात बताओ, अगर मैं किसी बॉडी पर फोर्स लगाऊंगा तो या तो उसकी स्पीड बदल जाएगी, बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, या उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। दोनों ही सूरतों में बेटा उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा। फोर्स की वजह से मोमेंटम चेंज आ रहा है, तो बेटा मैं तो ये समझता हूँ कि F बराबर dp अपॉन dt। सिंपल सी बात है बेटा, फोर्स है तभी तो मोमेंटम का चेंज हुआ है। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ dp बराबर f dt? बोलो प्यारे बच्चों, बिल्कुल कह सकते हैं सर। तो यहाँ से आप दो चीज़ें बोल सकते हो, एक अगर मैं डेल्टा p लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा f इंटू में डेल्टा t, एवरेज वैल्यू, सिंपल। दूसरा, सारे बच्चे समझ गए होंगे, dp लिखा है dt लिखा है, मतलब दोनों तरफ इंटीग्रेट भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन dp और यहाँ पर इंटीग्रेशन f dt। बेटा यहाँ पर टाइम की लिमिट t1 से t2, यहाँ पर मोमेंटम इनिशियल और यहाँ पर मोमेंटम फाइनल। भाई t1 टाइम पर इनिशियल मोमेंटम, t2 टाइम पर फाइनल मोमेंटम, dp का इंटीग्रेशन p और अपर लिमिट फाइनल माइनस लोअर लिमिट इनिशियल, तो यहाँ से इंटीग्रेशन f dt, t1 से t2 तक। यानी कि अगर आपको मोमेंटम का चेंज निकालना है तो आपको ये वाला इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा। अब ये वाले इंटीग्रेशन में f dt का मतलब हो गया एरिया। अगर मैं फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया निकाल दूं तो बेटा वो मुझे मिलेगा डेल्टा p के बराबर। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्राफ के अच्छे खासे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। यानी अगर मैंने आपको फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दिया और उसका एरिया आपसे निकलवा दिया तो वो एरिया आपको क्या बताएगा, क्या डिनोट करेगा, चेंज इन मोमेंटम। जैसे ये मेरे पास एफ और टी का ग्राफ है, अगर मैं इस ग्राफ का एरिया निकाल दूं तो ये एरिया मुझे देगा डेल्टा पी, यानी कि चेंज इन मोमेंटम। तो फाइनली बेटा मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ध्यान देखना, स्टार बना रहा हूँ, डेल्टा पी बराबर एम वी माइनस एम यू, है ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और डेल्टा पी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एफ इंटू में डेल्टा टी, और यही हमारी क्या बन गई, इम्पल्स बन गई।
ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो आपके पास फॉर्मूले भी तैयार हो गए। आगे चल के मैं आपको इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में बताऊंगा, वो हम कोलिजन चैप्टर के अंदर देखेंगे। अभी तो फिलहाल हमने इतना ही डील करना था, इसमें हमारे पास ठीक ठाक फॉर्मूले आ गए हैं, है ना। अब इन फॉर्मूलों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ क्वेश्चंस भी बनाएंगे, तो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल आप ये सारी थ्योरी को कवर